गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी। आज हम हमारे सिलेबस में जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। आंसर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं और यही विश्वास उनके मन में है। क्वेश्चन नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। आंसर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। आंसर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नई उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। पुष्पों के द्वारा कवि क्या करता है, युवा पीढ़ी को संदेश देता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। आंसर, कवि ने अपने आने को उल्लास इसीलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और इसीलिए कवि अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहते हैं। देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, भीखमंगों की दुनिया में बेरुख प्यार लुटाने वाले कवि को ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न। आंसर, यहाँ भीखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। आंसर, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। ये बात हम सबको पता है कि सुख दुख आता जाता रहता है और मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि दुख में कभी हताश नहीं होना चाहिए और सुख में ज़्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। यही सोच कवि यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है भगवान के डाकिए, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। आंसर, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाए, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए।
पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। आंसर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? आंसर, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव सिर्फ हम इंसान ही करते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब हम देखते हैं गद्य विभाग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? आंसर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसीलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? आंसर, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी, किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? आंसर, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों
माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। कारण बताएं, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? आंसर, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसीलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। कारण बताएं, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? आंसर, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। ऐसा जैसे सारी बसें इंजन हैं और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? आंसर, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। गजब हो गया, ऐसे बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? आंसर, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? आंसर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? आंसर, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों का संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फ़ोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाली, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताएं। पहला, खत उर्दू, कागज कन्नड़, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, कड़ित तमिल, पाती हिंदी, चिट्ठी हिंदी एंड पत्र संस्कृत। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र व्यक्ति के स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है।
पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? आंसर, पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? आंसर, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसीलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? आंसर, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। यहाँ पे आपका तर्क मतलब आपके विचार लिखने हैं। हम देखते हैं आंसर। इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं, और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। धन्यवाद।